नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। गहमा गहमी तेज हो गई है। चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है और 3 चरणों में जैसे सबको पता है चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली और वो वहां पर पब्लिक भी उन्होंने बता दिया पब्लिक को कि कौन कौन से उनके नेता होंगे। लेकिन इस बीच ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट दी गई जिनके प्रति लोगों का रोष भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया जिन्होंने पूरी उम्र भाजपा के विकास में लगा दी, भाजपा को घर घर पहुंचाने में अपनी जवानी खपा दी। ऐसे ही एक कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, जिनको लगा कि उनके साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि कल के आए हुए जो लोग थे वो आज भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो गए हैं और जो पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं दगा, उनसे ऐसा लग रहा है कि हम ठगे हुए वो महसूस कर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी वकील भी हैं, बड़े अच्छे ये नाटककार भी हैं, और तो और आपको बता दें कि इन्होंने बाकायदा वाजपेयी साहब की जो कविता उनके लिए जो लिखी थी वो डोगरी में इन्होंने लिखी थी। लेकिन इतना करियर यहाँ पर जनसंघ के साथ काम करना, प्रजा परिषद को यहाँ से वहाँ पर रिवाइव करना, कितना कुछ किया, लेकिन अंततः क्या हुआ कि वही जो नज़दीक लाते गए उनको टिकट मिलते गए, भाजपा छोड़ दी। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद जी। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में अब चाटुकारिता का एक वो चलन शुरू हो गया है कि जो ज़्यादा चाटुकार होगा उसे ज़्यादा टिकटें मिलेंगी या ज़्यादा पद मिलेंगे, और आप जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जवानी खपा दी? आपने परिचय में बताया कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। बहुत लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होती है, ज़िंदगी में ख़त्म हो जाते हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलता। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी की जो श्रेष्ठ परंपरा है, जो गोल्डन ट्रेडिशंस है हमारी, ये उनके साथ धोखा हुआ है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने लकीर बनाई थी राजनीति की, उसके साथ धोखा हुआ है, और जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है। मैं जब राजनीति में आया 74 में, थोड़ा बता दीजिए हमारे। 74 में मैं राजनीति में आया और उस वक्त जनसंघ था। शेख अब्दुल्ला को उस वक्त कांग्रेस ने बैकडोर से जम्मू का प्रधानमंत्री बनाया, उनको बैकडोर से ले आए। हम लोग नौजवान लोग थे जनसंघ में, हमने उसका विरोध किया। उम्र ऐसी थी, कहाँ तक विरोध करना है वो नहीं कई बार सोचा जाता। मैंने जंप किया शेख अब्दुल्ला की गाड़ी के ऊपर। अब मेरी जब से रुकती तो नहीं थी, पर मैं अपने जज्बात को नहीं रोक सकता था। और वो फ्लैग जो था उसका रॉड, फ्लैग रॉड, वो सीधी मेरे पेट में घुसी। मुझे 2.5-3 महीने लगे मुझे ठीक होने में, और वो लीवर भी कट सकता था, पर चलो जो नहीं हुआ तो अच्छी बात है। उसके बाद लगातार मैं जनसंघ से लेके जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो दौर सिर्फ संघर्षों का था। नई पीढ़ी को आपके थ्रू में याद दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू को कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिला। ना एग्रीकल्चर कॉलेज, ना तभी का दूसरा पुल, ना नया यूनिवर्सिटी कैंपस, ना मेडिकल कॉलेज। कोई भी चीज़ हमको, जब तक हम लाठियाँ ना खाएं, जब तक सिर ना फटवाएं, जब तक जेलों के अंदर ना जाए, हमें कुछ नहीं मिलता था। और उस सारे संघर्ष में अगर उस ज़माने में मीडिया नहीं था उस तरह का, अगर फोटो खींची होती तो फ्रंट लाइन में हमेशा मुझे देखते, और हर जगह मैंने संघर्ष किया। फिर उसके आगे जब दौर आया एमरजेंसी का, तो मुझे गिरफ्तार किया गया। 500 रुपये इनाम रखा था उन्होंने मुझे पकड़ने का। अच्छा। हाँ, तो पकड़ के फिर मुझे अरेस्ट किया गया, और मुझे पकड़ने के थाने के बाद इंटरोगेशन सेंटर में रखा गया 24 दिन। 24 दिन मैंने सूर्य की रोशनी नहीं देखी थी। वहाँ बाथरूम वगैरह अंदर ही होते थे। मतलब जम्मू में भी उस इमरजेंसी का असर जम्मू में भी था? बहुत ज़्यादा असर था, बहुत ज़्यादा असर था, और बड़ा टार्चर किया। फिर उसके बाद 18 महीने जेल में रखा। जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद हम सोचने लगे कि हालात ठीक होंगे, कुछ ठीक भी हुए। उसके बाद जनता पार्टी में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। हमने बीजेपी बनाई। मैं बीजेपी का फाउंडर मेंबर हूँ, पहला युवा मोर्चा का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। तब से मैं लगातार चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। अब मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो इतना समय निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे टिकट नहीं मिली तो अन्याय हुआ। अन्याय की बहुत घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। मुझे राज्यसभा की टिकट दी गई, और जो टिकट मेरे लिए आई थी वो चेंज करके शमशेर सिंह जी को दी गई, और मुझे दूसरी टिकट खड़ा किया गया। और फिर जब 2 लोग तैयार हुए थे दूसरी पार्टी को हमें वोट देने के लिए, क्योंकि हमारे वोट कम थे, हमारे 26 MLA थे, हमें चाहिए थे 28 MLA। उन 2 लोगों को पहले लीक करके बात सुना दी गई, और वो माने हुए भी वोट नहीं दिए, उन्होंने भाग गए।
ये मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। चलो वो समय हो गया। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मुझे सेंटर में बिठाते थे पार्टी के। चुनाव हार गई तो पार्टी हार गई। 26 एमएलए थे टोटल। अब 26 एमएलए पर आदमी को खड़ा करोगे तो उसका कसूर तो नहीं ना हारने का। धीरे 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 मुझे मेन स्टेज से हटा के पीछे फिर नहीं, ये 26 एमएलए जो अभी, आप पिछले वाले, हाँ 2014 में। हाँ। अच्छा, तब आप, मैं राज्यसभा के लिए लड़ रहा था ना उस वक्त पार्टी के टिकट पे। तो उन्होंने 26 पे तो नहीं जीत सकते, 28 चाहिए थे। एक वोट के कारण गुलाम नबी आज़ाद जीत गया। हमारी पार्टी मैनेज नहीं कर सकेगी वोट। हमारा टाई अप था पीडीपी के साथ। अगर पीडीपी के साथ टाई अप था तो उनके पास एक्स्ट्रा वोट थे, वोट ले नहीं सकते थे कुल मिलाकर ये है कि साजिश होती रही लगातार। उसके बाद आगे चले हम। मैंने बताया ना मुझे मंच में बिठाते थे। राज्य हार गया तो मेरा कसूर नहीं था, मेरा स्टेटस थोड़ी कम हो गया उससे। धीरे 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 वर्किंग कमेटी से निकाला, फिर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी उनसे निकाला, मैनिफेस्टो कमेटी से निकाला, आस्ता आस्ता। अभी पार्टी को मुझे 3 जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैं तभी आंदोलन चला रहा हूँ, वो पार्टी का नमामि गंगे सैल भी है साथ ही। दूसरा, मुझे योग के दिवस पर पार्टी याद करती है। अटल बिहारी वाजपेयी का दिन मनाते हैं तब याद करती है, या एमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे वो दिन मनाते हैं तब मुझे याद करते हैं। अन्यथा पार्टी में बिल्कुल नए लोग। अपने अब पार्टी में किन लोगों की ज़्यादा पकड़ हो गई है? जिस तरह से आपने संघर्ष किया, पार्टी को घर घर तक पहुंचाया, और उस समय जिस तरह जब ये बीजेपी का निर्माण हुआ, जब ये संगठित हुई, कोई जानता भी नहीं था। तो अब किसके कंट्रोल में है ये पार्टी? किसकी मनमानी चल रही है? नहीं, मनमानी तो अरविंद रैना जी, अशोक कोल जी, इनकी बात चलती है। लेकिन ये अपनी बात पहुंचाने के लिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ के ये उन लोगों को बुलाते हैं जिनको नए नए पार्टी के अंदर आए हैं, और वो मोस्टली पैसे वाले लोग हैं। और उनको आइडियोलॉजी के साथ उनकी कितनी कमिटमेंट है, कितनी प्रतिबद्धता है, ये तो वक्त दिखाएगा। लेकिन आपको ट्रस्टेड लोगों को छोड़ देते हैं और उन लोगों को आगे लाते हैं। मतलब ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है। आप देखिए हमारी लिस्ट निकली है, कोई गरीब आदमी है जिसको सीट दी गई, कोई वर्किंग क्लास का आदमी, कोई मिडिल क्लास आदमी, सब के सब जो हैं करोड़पति हैं, और बैकवर्ड में से किसी को नहीं सीट दी गई। हम तो नारा लगाते हैं सबको साथ लेने का। एक सीट भी महिलाओं के लिए नहीं, एक किश्तवाड़ की सीट दी है। वो हमारा मित्र था अनिल परिहार, उनकी भतीजी है, वो दोनों भाई शहीद हो गए थे। तो वो तो शहीदों की एक, कह लीजिए हम एक सम्मान है, श्रद्धांजलि है। अन्यथा आप पार्टी दफ्तर आते ही हैं, बीजेपी ऑफिस, आप देखिए कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी वहाँ बैठी होती हैं, आती हैं जाती हैं, काम करती हैं। इनको महिला के नाम पर एक ही महिला दिखाई देती है और पुरुषों के नाम पर उसका पति दिखाई देता है। जब ये जम्मू ईस्ट के फैसले का मौका आया, हमारे प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी आए और मंडल कमेटी बैठी थी, मैं नहीं था उसमें। उनका कहते हैं जी आप बताओ आपकी क्या राय है, हम युधिष्ठिर सेठी जी को सीट दें या इनको दें, प्रिया सेठी जी को दें। अब कार्यकर्ता भड़क गए कि भाई ये एक ही फैमिली में और उसी फैमिली दोनों में से दोनों को आप कंसिडर कर रहे हो। काफ़ी शोर शराबा हुआ, नहीं हम दोबारा करेंगे। उन्होंने क्या किया कि फिर पूरी की टीम बुलाई, मंडल टीम वो हमारे है प्रथा, ये ऐसा करते हैं। उन्हें फार्म छपाए, 3 की प्रायोरिटी देनी थी कि आपकी नज़र में पहला प्रायोरिटी क्या है, दूसरी तीसरी क्या है। मुझे रात को फ़ोन आया कि कल मीटिंग है। पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि सीनियर लीडर नहीं बुलाएंगे, फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सीनियर लीडर को ही बुलाएंगे। तो मुझे बुलाया गया। अच्छा, वहाँ सबको पता था कि जो लोग आएंगे मंडल के वो युद्धवीर सेठी के तैयार किए होंगे। उनको पहले से फिक्सिंग उन्हीं के थे। उनको ये कहा गया था कि आपने एक ही नाम लिखना है, 2-3 लिखना ही नहीं। दूसरा, एक आदमी है वो घुमट के नीचे रहता है मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, उससे पूछा नहीं मैंने। वो कहता मुझे 5,000 रुपया दिया गया। अब सच्चाई कितनी है। अब सवेरे जब मैं पहुंचता हूँ वहाँ, खजूरिया जी आप हैरान होंगे देख के, लोगों ने नाम लिखे युधिष्ठिर सेठी के, मेरा नाम बराबर चल रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा हुआ, सिर्फ मुझे देखा, उन्होंने पुराना आदमी, वो बेचारे इज्जत करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उन्होंने मुझे बराबर इनका मेरा नाम चला। वो बक्स में बंद हो गया जी, बक्स में बंद हो गया। वो रिजल्ट जब आया तो सब हैरान हो गए कि भाई उनके बनाए हुए लोग आपको भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसीलिए मेरा नाम यहाँ पे हटा दिया गया। और एक और चीज जो दर्शकों को हम बताएंगे, पैनल में दिया मेरा नाम इसकी वजह से कि नाम जहाँ चल रहा है पैनल में। हाँ, पैनल में गया वहाँ। हाँ, उसी में तो गया, लेकिन बाद में हटा दिया गया, मैं ये कह रहा हूँ ना। हाँ, दिल्ली में एक ही सीट दी उसी को। लेकिन सर मुझे ये बताओ, आपकी पार्टी तो कहती है परिवारवाद को ख़त्म करना है। मोदी जी का अभी भाषण हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि 1 लाख के करीब हमें यूथ जो है पॉलिटिक्स में लाने हैं, परिवारवाद को ख़त्म करना है। क्या ये परिवारवाद है कि पत्नी, जब पति को सीट नहीं मिलती है यहाँ के, ये ईस्ट के लाता है ना, जम्मू ईस्ट, तो फिर उनकी युद्धवीर जी को नहीं मिलता, उनकी पत्नी को वहाँ पे मंत्री बना दिया जाता है। और अब
उनको टिकट नहीं दी, महिला के होने पर भी नहीं दी, लेकिन उनके पति को अब टिकट दिया गया। तो ये परिवारवाद है। उनको नॉमिनेट करेंगे ना, 2 महिला नॉमिनेट भी होनी है ना। अच्छा, उनको नॉमिनेट करेंगे, पति पत्नी दोनों असेंबली में होंगे। और मुझे पता ही नहीं कि बच्चों की भगवान को लंबी उम्र दे, कितनी एज हो सकता है उन्होंने किसी तरीके से असेंबली में ले आए, पूरा परिवार ही बैठे वहाँ। ऐसा पहले भी हुआ हमारी पार्टी में जम्मू कश्मीर में, पर अब मैं वो विषय पुराना नहीं उठाना चाहता। एक ही परिवार के 3-3 4 लोग, तो ये ऐसा बन रहा है। तो चलो ये बात हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो परिवार ही सही, पर एक ही परिवार, और भी तो परिवार हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं जहाँ इस शहर से, जम्मू से कितने जनरल निकले हैं, कितने प्रोफेसर निकले हैं, कितने योग्य लोग लिखे हैं, वैज्ञानिक निकले हैं, लेकिन इनको एमएलए खड़े करने के लिए कोई महिला नहीं मिल रही है। तो अब ये आपके सामने है, और इन्होंने युद्धवीर सेठी जी को टिकट दे दी। कार्यकर्ताओं के गले में ही बात उतरी नहीं वो कैंपेन के लिए निकले हैं, कुछ लोग उनके साथ चल रहे हैं, बड़े थोड़े से, इतनी बड़ी बीजेपी और इतने थोड़े आदमी लेके चल रहे हैं। मैं भी गया हूँ महलों में, सब लोगों की जो है आपत्ति है इस कैंडिडेट के ऊपर। हमारा जो ट्रेडिशनल वर्कर है वो कांग्रेस, एनसी और पीडी को पसंद नहीं करता है, वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन बीजेपी के इस तरह के लोग जो आपने बिठा दिए, तो इनको सपोर्ट नहीं करता है, और उसका समर्थन मुझे मिल रहा है। मुझे वो बड़ा पसंद भी कर रहे हैं और एश्योर कर रहे हैं पूरा समर्थन देने का। आप मुझे ये बताइए, आपको टिकट नहीं मिला इस कारण आप इस चुनाव में आ गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं से तो विद्रोह का बिगुल तो फूंकना पड़ेगा, क्योंकि पुराने लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, जिन्होंने पार्टी को इतना मजबूत दिया, पूरा आपने जवानी अपनी उसमें खपा दी, तो इनके खिलाफ एक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज बिगुल बजेगा तो कल पार्टी को समझ में आएगा कि देखिए हमने तो गलती कर दी। अब जिस स्तर का ये चुनाव क्षेत्र है, पंडित प्रियान डोगरा, ठाकुर चमनलाल गुप्ता, वैद विश्वदत्त, इस लेवल के लोग यहाँ लड़े हुए हैं चुनाव, उसके मयार में ये बहुत एक किस्म का अपमान है उस परंपरा का, इनको टिकट देना। इसलिए लोग जो है इस अपमान को सहन नहीं कर रहे और हमारा साथ दे रहे हैं। और मेरा जो विद्रोह है वो इस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है, पार्टी के निर्णय करने का तरीका जो है, पार्टी चलाने का तरीका जो है। अब मैं निकला हूँ फील्ड में, लोग चीखते चलाते हैं कि हमें स्मार्ट मीटर से कारण प्रॉब्लम है, ये 4-3 साल से मसला चल रहा है। मेरी हाई कमांड क्यों नहीं बीजेपी की दिल्ली से बात कर सकी? ओल्ड एज पेंशन बंद हो गई है, बुज़ुर्ग लोगों को दवाई लेने के लिए पैसा मिल जाता था, वो बंद हो गया, क्यों नहीं बोलते हैं? बैकवर्ड के लिए हमारी पार्टी बड़ा दिल दिखाती है। यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को, उनके बच्चों को 3,000 रुपया पर मंथ उनको वजीफ़ा मिलता था कि लोहार तरखान का काम करने वाले इनके बच्चे भी पढ़ सकें। आज 3 साल से वजीफ़ा बंद है और केंद्र सरकार का पैसा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? ये बीजेपी ने नहीं उठाना चाहिए था ये सवाल। उसके अलावा आपने स्मार्ट सिटी में देख लिया, श्रीनगर जाके देखिए स्मार्ट सिटी क्या होती है, यहाँ देखिए स्मार्ट सिटी क्या होती है। सड़कें और तभी दोनों तंग कर दी। ये मेरे लीडर जो थे अभी तक, जो ऑफिस, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, ये क्यों नहीं उठाते हैं? ये खाली घोड़ियाँ और वो सुहाग गाते रहते हैं और बकरी को कमाते रहते हैं, लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये समस्याएं लोगों ने मुझे बताई हैं और मैंने अश्योर किया है कि अगर आप मुझे अधिकार देते हैं, मुझे अपना समर्थन देते हैं, तो ये दरवाज़ा मैं प्राइम मिनिस्टर के घर का और प्रेसिडेंट के घर का जाके खटकाऊंगा। क्योंकि मैं एम्बुलेंस में इंदिरा गांधी से नहीं डरा, इंटरनेशनल ट्रेन में रहा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से और जगह सर बात पहुँचाता हूँ। सर कभी एहसास होता है, देखिए इतना आपने काम किया कि मैंने इतना कुछ किया इस पार्टी के लिए और पार्टी ने वो किया जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की थी। आपको लग रहा था कि इस बार आपको टिकट मिलेगा, या अगर किसी और को, अगर ये तरीका सही होता तो किसी और को टिकट मिलती, तब आप लड़ते चुनाव? नहीं, अगर अच्छे किसी आदमी को मिल जाती तो जरूरी नहीं है मेरा ही चुनाव लड़ना, कोई जरूरी नहीं था। अच्छे बंदे को, कोई पढ़े लिखे आदमी देते, मतलब गलत फैसले के खिलाफ आपकी ये लड़ाई है। और ये गलत फैसला खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रांत बोल उठा है, सारे फैसले गलत हो रहे हैं सारे। तो ये फिर मतलब खाली मेरा ग्रीवेंसेस नहीं है, सभी का है। और पार्टी सेंट्रल हाईकमांड को इस मामले सोचना पड़ेगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला चुनाव था ये, इसमें बीजेपी को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए था और झंडा खड़ा करना चाहिए था, अपनी सरकार बननी चाहिए थी। अन्यथा बहुत साजिशी पार्टियाँ फिर से एक्टिव हो गई हैं। लेकिन हमारी हाईकमांड ने ध्यान नहीं दिया और हमारे छोटे भैया नेता जो इस बार कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसले सारे गलत कर दिए। हर जगह जिस दिन लिस्ट निकलनी थी हमारे वाली, उसे एक दिन पहले 2 लोगों ने ज्वाइन किया, अगले दिन का नाम आया लिस्ट के अंदर। तो वो मतलब गरीब होने से कोई नहीं, मतलब आओ टिकट पाओ। और जो जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी टिकट पाएगा। पार्टी के बाहर जो बंदे हैं ना, 50-50 लाख की गाड़ियां खड़ी करके आए हैं और इतने लोगों को ले आए जिनको लाए हैं। नहीं, क्या इस बार कोई गरीब है? मैं ही हूँ और कोई नहीं। दूसरा ये है सर
कि मैं ये देख रहा हूँ, Sorry. नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि चलिए आपके साथ हुआ, जाटों की राजनीति भी खत्म कर दी है। आपको लगता नहीं है कि इस बार एक भी जाट नेता पार्टी ने उतारा ही नहीं अभी तक? जनसंघ से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बैकवर्ड कम्युनिटीज जो ओबीसी कहते हैं और जाट, इन्होंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ काम कर हमारा साथ दिया पूरे देश में। वो जो पक्के लोग थे हमारे, हम उनके पैरों के कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जाटों की कोई सीट नहीं दी, नहीं दी ना। तो क्या लगता है निजाम बदल गया है या फिर रणनीति के हिसाब से ये फिट नहीं बैठते? आप भी रणनीति के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं? एक कहानी आपने क्योंकि सुनी, नंबरिंग गेम होती है, नंबर चाहिए होती है उसमें। एक पुरानी कहानी सुनी होगी आपने, एक दो महिलाएं एक बच्चे पर क्लेम कर रही थी कि मेरा है, तो जज साहब ने कहा कि काट के आधा दे दो। हाँ, तो वो असली जब- माँ कहने लगी काटना नहीं, इसको इसको ही दे दो। ठीक है, जब छोटे थे दूसरी ये वो तीसरी माँ क्लास कक्षा में। है जो कहती है काट दो पार्टी को, हम प्रेसिडेंट बने रहें। अच्छा। इन्हें खून पुरान जवानी तो दी नहीं हुई, यहाँ सीधे ऊपर बिठा दिया गया इनको। लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल तो ये भी उठता है ना, पिछले 6 साल से रविंद्र रैना जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। 2018 में आए थे, 6 साल हो गए। और ये भी एक इतिहास ही रहा है अशोक कोल जी का कि जो संगठन महामंत्री होते हैं, जो संघ से यहाँ पर आते हैं, वो 3 साल से 4 साल से कोई रहा नहीं, पिछले 10-12 साल से हम भी देख रहे हैं। इनको तो ज़्यादा पता होगा ना। इनको व्यक्तिगत लगाव जो होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई परिवार आता है, सुबह शाम फर्स्ट क्लास खाना मेरे लिए बना के आता है। मैं खाने पे बात नहीं कर रहा, कोई समस्या हो सेवा करने को तैयार है, तो ये बात अच्छी बात है। आप उनको समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जब पार्टी के हित में फैसला करना तो फिर ये बातें नहीं होती। पार्टी ये कैसे होगा सर? मैं पार्टी का हेड हूँ, कोई मेरी इतनी सेवा करेगा, घर से खाना लाएगा, मुझे पिक एंड ड्रॉप करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह तो होगी ना। आप उसके पर्सनल काम में जब उसको आप भी करिए, लेकिन बीजेपी की रिक्वायरमेंट अच्छा, यहाँ पे पार्टी को दरकिनार कर दिया गया और इमोशंस जो हैं वो उसके प्रति ज्यादा जागे। मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल स्टेनो को अच्छा लिखने वाला, तो स्टेनो ही चाहिए ना, वो पार्टी के हित में है। मैं अपने बेटे को बिठा दूं, वो स्टेनो का भी नहीं जानता तो काम खराब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पूरी तरह से ये चल रहा है कि जो खाना, अजीब बात है कि दोनों जो हमारे सरकर्दा थे, रविंद्र रैना जी और अशोक कोल जी, इस पर परिवार के लिए अड़े रहे। अब मैं अंदर की बात क्या बताऊँ, हर कोई तंग पड़ गया था कि इस परिवार के पीछे नहीं जान क्यों निकालते हैं ये। लेकिन ये चर्चा आम है कि कोई और नहीं मिला। जम्मू इसमें पुरानी जनसंघ के समय की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पंडित नरेंद्र जीते रहे। इधर उन परिवारों के पुराने परिवार से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, पार्टी का साथ देने वाले लोग हैं। लेकिन इन चुनावों में एक बात है कि आप जैसा पुराना नेता भी नहीं है कोई जिसको टिकट दी हो, और कोई हो अगर नए लोग हैं, ज़्यादातर बाहर से आए लोग हैं। जो बाहर से आता है वो थोड़ा डरा रहता है कि हमारा मैं अकोमोडेट होगा नहीं होगा, वो आज्ञाकारी ज़्यादा करता है। तो हम जो हैं साफ बात मुँह पे कह देते हैं ये गलत है, ये ठीक है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे। आपकी पार्टी तो अनुशासन वाली पार्टी, भ्रष्टाचार को तो बर्दाश्त ही नहीं करती है। वो मेरे साथ एक और सज्जन हाँ, लगाया था, उन्होंने लगाया था आरोप। उसमें ऐसा है कि उन्होंने कहा कि जब ये मिनिस्टर थे तो इनके पति वहाँ बैठे रहते थे, और उनको उस समय एक सेंटर के लीडर ने ये भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी मंत्री है, तुम वहाँ क्यों जाते हो? आपको हर चौथा टीचर मिल जाएगा, 5वां टीचर मिलेगा जो कहेगा कि मैंने पैसे देके ट्रांसफ़र कराई है। नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। मैं करता हूँ ना। अच्छा, आप करते हो या इनका ये इनका मेरी- क्लेम है, हमारा नहीं मेरी है। पत्नी- कल को कोई भरोसा नहीं हम पे केस कर दे। मैंने बड़े केस भुगत रहा हूँ आगे। मेरी पत्नी अब हेड मिस्ट्रेस बन गई हैं। उनको वहाँ लगी हुई थी कोट भड़वाल में। तो 2 साल जिस दिन पूरे हुए, 4 बजे तक उनको टाइम टेन्योर था। अच्छा, 2 बजे एक लेडी लेके आ गई ऑर्डर कि आपको राब्ता जाना है और मैं यहाँ आ गई हूँ। हमेशा टेन्योर पूरा होता है, इकट्ठी लिस्ट निकलती है जिनके टेन्योर पूरे होते हैं। इनका पर्सनल ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, आ गई वहाँ आ गए। अब ये परेशान, ये कहती 4 तो बजने देने थे, खैर वो आ गए घर। तो मैंने एप्लीकेशन तैयार की, मैं चला गया इनके पास, मंत्री जी के पास। तो कहते अच्छा भाभी का हो गया ये। मैंने एप्लीकेशन ली और फिर कुछ लिखा और ये ले जाइए डायरेक्टर को दीजिए। मैं चिट्ठी ले ली, आने का फिर आते थे मुड़ के कहा मैं सब तो सीनियर हूँ आप में, अगर मैं मंत्री होता तो मैं आपको नहीं कहता डायरेक्टर के पास, मैं खुद यहाँ से भेजता अपने स्टाफ के आदमी को। अपना इतना तो होना चाहिए। चलो फिर वापस मान मैंने मैं दे आता हूँ। 6 महीने लगे, उसके बाद मेरी उनकी सर्विस ब्रेक होने लगी थी। तो मैंने क्या किया कि उसको डायरेक्टर को पूछा कि आपने ऑर्डर क्यों करते हैं। उसने मेरे आगे फाइल फेंकी, जिनके ऑर्डर होने हैं उन पर ऐसा लिखा होता है, जिनके ऑर्डर नहीं होने पर ऐसा लिखा होता है। मैं सफर हूँ उस बार का। उसके बाद 9 साल लगातार एक डायरेक्टर आए थे रविंद्र रैना, वो बचपन रविंद्र सिंह मेरे साथ बचपन में खेले हुए थे, उन्होंने उनको अटैच कर दिया रिहाड़ी में। तो तनख्वाह जो मिलती थी
4 महीने की तनख्वाह रजौरी से मिली, 4 महीने की तनख्वाह रियासी से मिली, दौड़ के 9 साल काटे ऐसे। एक एम्प्लॉई की फैमिली में तनख्वाह का कितना महत्व होता है सब लोग समझते हैं। अब जो हेड मिनिस्टर बन गई हैं तो अब उनकी रेगुलर तनख्वाह हुई है। मतलब इनके टेंडर में जो उनकी ट्रांसफ़र हुई थी वो प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित किया गया, और किसी दूसरे के माध्यम से पैसे दे दिए होते तो शायद ठीक ट्रांसफ़र टाइम पर हो जाती। तो अभी आपको दुख हो रहा है कि पार्टी के विरुद्ध जा रहा हूँ मैं? देखो, पार्टी के साथ 50 साल की एसोसिएशन छोड़ते वक्त तो तकलीफ होती है। आपको अगर कोई टेप ही लगी हो जख्म पर तो उठाकर दर्द तो होती है ना, वो तो होती है। लेकिन उसके लिए मेरे सिद्धांत बहुत बड़ा है कि पार्टी जिस सिद्धांत को लेकर चली उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए वो इतना एहसास नहीं होता। तो किसी ने तो अप्रोच किया आपको, मनाने की कोशिश की, या फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, पुराने हैं, हमें क्या है? सोच समझ के पीछे किया तो बनाएंगे, मनाने क्यों आएंगे? तो इस समय आपको क्या लग रहा है सर? मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। यह कि ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सपोर्ट मेरे साथ है। देखते हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो इसको भी उजागर करेंगे आप, लोगों तक ले वो जाएंगे? करना है भ्रष्टाचार। मैं उस परिवार का हूँ, मेरे परिवार में ईमानदारी के लिए हमारा नाम है। मेरे फादर डिप्टी सेशन जेल रिटायर हुए हैं। रिटायर होते ही पंडित प्रेम टोरा जी मेरे नाना जी लगते थे, उन्होंने उनको खड़ा किया म्यूनसिपैलिटी का, 27 वोट से जीत गए। नहीं तो ऑफिसरों को लोग वोट नहीं देते हैं, और ईमानदारी के कारण ही उनको 2 बार कॉर्पोरेटर बने, काउंसलर बने यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद। तो ईमानदारी हमारी पारिवारिक परंपरा है, कोई हमारी फैमिली नहीं उठा सकता। चलिए, आपको लगता है कि जम्मू में अब भाजपा में बदलाव होने की ज़रूरत है? बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। जम्मू में बीजेपी का रोल सीआरपी बीएसएफ जैसा है। अच्छा। हम वो हथियार लेकर लड़ते थे, बीजेपी आइडियोलॉजिकल लड़ती थी। हमारी संतोष ठाकर, हमारी टिकाला टापरू जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमारी पार्टी से निकले हुए हैं। हमारी पार्टी की इस प्रदेश के अंदर नितांत आवश्यकता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। अगर आप पार्टी के जनरल जो हैं इनकैपेबल हों तो पार्टी डूब जाती है, फौज डूब जाती है। तो यहाँ बदलाव होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। मैं हाईकमांड से निवेदन करूँगा, चंद्रमोहन और नो चंद्रमोहन, इसको टोटल चेंज कीजिए, पार्टी को टोटल एटीट्यूड चेंज कीजिए। यहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों को रखिए, ऊपर औकात में रखिए, मैनेजमेंट में मत रखिए। मैनेजमेंट में टेस्टेड लोगों को ही रखना चाहिए। जब ये पुराने हो जाएंगे इनको भी रख लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। कहते हैं कोई ऐसे ही नहीं बागी हो जाता, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे पार्टी छोड़नी है या उन चापलूसों की चापलूसी करनी है कि शायद कभी ना कभी बड़ा पद मिल जाएगा। चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे कि मैंने पार्टी का सिद्धांत जो है उसे स्वीकारा है, चापलूसी नहीं स्वीकारी। और उन लोगों को टिकट मिल गई हैं जो खाना ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, जो ड्राइवर की भूमिका निभाते थे। अब चलिए, इससे आगे क्या कहें? सभ्यता सभ्यता रखना।